हेलो फ्रेंड्स, सार कंसेप्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का लक्ष्य होगा यूएनओ के इतिहास को समझना, कैसे यूएनओ एग्जिस्टेंस में आता है और क्यों। इसे जानने और समझने की कोशिश हम करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। लेकिन यूएनओ के इतिहास को समझने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं अपने आप से कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या। तो यूएन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। दैट मीन्स कि एक समूह है, एक ग्रुप है। किनका ग्रुप? नेशन, स्टेट्स, कंट्रीज, राष्ट्र, देश, राज्य, इनका यह एक समूह है यूएनओ। और यूएनओ को क्यों बनाया गया? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया जाता है? क्यों क्यों यूनिट्स मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, समूह का निर्माण करती हैं? उत्तर है कोऑपरेशन के लिए। तो कंट्रीज भी ग्रुप करती हैं, एकजुट होती हैं और एक संगठन का निर्माण करती हैं। किसके लिए? कोऑपरेशन के लिए। क्योंकि कोऑपरेशन जरूरी है। यदि कोऑपरेशन नहीं होगा तो इन यूनिट्स के बीच, इन कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा। और कॉन्फ्लिक्ट अक्सर, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉन्फ्लिक्ट जो है, मतभेद जो है, ठीक है, वो वॉर, युद्ध का रूप ले लेती है। तो कॉपरेशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, वॉर को अवॉइड करने के लिए कंट्रीज एकजुट हुई और इन्होंने मिलकर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले क्या कंट्रीज, क्या नेशंस आपस में कोऑपरेट नहीं करती थी? क्या कोऑपरेशन का, सहयोग का कोई मैकेनिज्म नहीं था यूएनओ के बनने से पहले? यदि ऐसा होता तो यूएनओ के बनने से पहले कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट होता चारों ओर, कोई पीस नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले कॉपरेशन के मैकेनिज्म, ठीक है, सहयोग के लिए कुछ संरचनाएं मौजूद थीं। जैसे 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है जो यूएनओ से पहले था एग्जिस्टेंस में, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत कंट्रीज एकजुट हुई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ, एक कॉमन गोल के साथ, आपसी सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए। इसी तरह आप देखोगे 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर 1899 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नीदरलैंड हेग में जिसकी स्थापना हुई, ये एक पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, जो कंट्रीज के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स, मतभेद, तनाव को दूर करने की कोशिश करता। तो आप देख सकते हो कि यूएनओ के बनने से पहले भी कंट्रीज कोऑपरेट करती थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन कभी कभी इतिहास में ऐसा होता है कि कोऑपरेशन, सहयोग के लिए हमने जिस मैकेनिज्म को तैयार किया होता है, जो ढांचा हमने बनाकर रखा होता है कॉपरेशन के लिए, वो टूट जाता है। कॉपरेशन ब्रेक्स डाउन, ठीक है। कॉपरेशन, सहयोग का ढांचा जो है वो टूट जाता है। और जब सहयोग नहीं रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसा ही कुछ हुआ। ये जो ढांचा आप देख रहे हो, ठीक है, 19वीं सेंचुरी का ये जो ढांचा है इंटरनेशनल कॉपरेशन का, ये टूटता है और फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट, और उस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा होता है वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। ये कॉपरेशन का मैकेनिज्म ब्रेक डाउन, टूट जाता है और होता है वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से लेकर 1919 तक चला, ठीक है, ये एक वैश्विक युद्ध था। लगभग 20 मिलियन पीपल मर चुके थे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इस वॉर में। और एम्पायर्स कोलैप्स कर जाते हैं। आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूरोप में कई एम्पायर, साम्राज्य एग्जिस्टेंस में थे, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर,
ये सारे एम्पायर वर्ल्ड वॉर वन की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं। नए नए नेशन स्टेट इमर्ज करके आते हैं, जैसे चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, और एक नया वैश्विक स्थिति उभर कर हमारे सामने आता है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने इमर्ज करता है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो पूरी तरह से बदल जाता है 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में। वर्ल्ड वॉर वन के एंड होते ही एक नई वैश्विक स्थिति हमारे सामने होती है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, और इस नई वर्ल्ड ऑर्डर में कॉपरेशन को कैसे हासिल किया जाए, कैसे अचीव किया जाए सहयोग, तो इस नए वैश्विक स्थिति में, वैश्विक व्यवस्था में, इस नए इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में एक नए संगठन की ज़रूरत पड़ती है जो कि कंट्रीज़ के बीच आपसी सामंजस्य, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन बनाकर रख सके। और इसी नए संगठन के रूप में लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है 1919 में। तो वर्ल्ड वॉर वन, एक कॉपरेशन ब्रेक होता है तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है। ठीक है, और अब और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था? वर्ल्ड वॉर वन। 19th सेंचुरी में जो कॉपरेशन था वो ब्रेक डाउन हो गया, वो टूट गया, उसका पूरा मैकेनिज्म बिखर गया। फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। अब इस कॉन्फ्लिक्ट से उभरने के लिए हमें फिर एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी जो फिर से कॉपरेशन को स्टैब्लिश करे, सामंजस्य को स्टैब्लिश कर सके वैश्विक स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे। और इस कॉपरेशन को स्टैब्लिश करने के लिए एक नया संगठन, एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आता है और वो है लीग ऑफ नेशंस। तो वर्ल्ड वॉर वन का डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन का स्टैब्लिश होना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919 में इस ट्रीटी के माध्यम से लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। और इस तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो विचार था वो सबसे पहले दिया गया अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के द्वारा। वुडरो विल्सन ने कहा कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है जो कंट्रीज के बीच हो रहे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके बिना युद्ध किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो गौर करने लायक है, वो ये कि लीग ऑफ नेशन की अवधारणा, लीग ऑफ नेशन का जो आइडिया है उसे प्रपोज किया गया यूएस के प्रेसिडेंट, उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के द्वारा। और लीग ऑफ नेशन को एस्टैब्लिश भी किया जाता है 1919 में, और 1920 से लीग ऑफ नेशन अपने काम को करना शुरू भी कर देती है, जिसका हेडक्वार्टर होता है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि लीग ऑफ नेशंस के 28 फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन उनमें यूएसए नहीं था। यूएसए की अपनी एक अलग ही विदेश नीति रही है हमेशा से। प्रपोज यूएसए ने किया, लेकिन वो खुद इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बना। इसके पीछे एक इतिहास है जो हम कभी बाद में जिसे समझेंगे, लेकिन यूएसए का लीग ऑफ नेशन का हिस्सा ना होना इस संगठन को, इस संस्था को शुरुआत से ही कमज़ोर बना देता है। ठीक है, तो हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए लीग ऑफ नेशन के फॉर्म में। ठीक है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को बिना युद्ध के सुलझाने के लिए, और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम करती है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर वन के एंड के बाद, विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर दो नए सुपर पावर इमर्ज करते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। यूएसए उस वक्त सुपर पावर नहीं था, आपको ये बात याद रखना है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद दो सुपर पावर इमर्ज करते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, और यही दो सुपर पावर इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, लीग ऑफ नेशंस को। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन की शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो कुछ सक्सेसफुल इंसिडेंट्स हैं जो बताते हैं कि लीग ऑफ नेशन अपने शुरुआती दिनों में कुछ
कुछ अचीवमेंट्स को जरूर हासिल करता है, जैसे कि कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, यूरोप के कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लीग ऑफ नेशंस जो है वो बिना युद्ध के, बिना वॉर के सॉल्व करता है। जैसे कि फिनलैंड और स्वीडन के बीच में ए लैंड, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ए लैंड आइलैंड, इस द्वीप पर जो विवाद था फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, इस विवाद को वो सुलझाता है। उसी तरह जर्मनी और पोलैंड के बीच सेलिसिया नामक एक जगह है, उस जगह के ऊपर जो विवाद था उसे सुलझाता है। इराक और टर्की के बीच मोसुल जो सिटी नगर, मोसुल नगर जो सिटी है, उसके ऊपर जो विवाद था उसे सुलझाता है। तो कुछ इनिशियल सक्सेसेस जरूर थी लीग ऑफ नेशन की, लेकिन एक बहुत बड़ा फेलियर था लीग ऑफ नेशन का। वो ये कि लीग ऑफ नेशन ने वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट नहीं कर सका। इट कुड नॉट प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 2। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 2 को होने से नहीं रोक सका, और लीग ऑफ नेशन की ये सबसे बड़ी फेलियर थी, सबसे बड़ी चूक, सबसे बड़ी नाकामी। और यही नाकामी लीग ऑफ नेशन के पतन का कारण बनेगी, उसके डाउनफॉल का कारण बनेगी। तो आइए समझते हैं कि लीग ऑफ नेशन क्यों लीग ऑफ नेशन ने वर्ल्ड वॉर 2 को होने से नहीं रोका। कुछ कारण है, कुछ वीकनेसेस है लीग ऑफ नेशंस के, उन्हें हमें समझना होगा। जो सबसे पहला वीकनेस है वो है कि यूएसए का एब्सेंस ऑफ यूएसए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना का जो अवधारणा था, जो आइडिया था, वो सबसे पहले यूएसए ने ही प्रपोज किया। वुड्रो विल्सन, उन्होंने ही सबसे पहले प्रपोज किया। लेकिन फाइनली जब लीग ऑफ नेशन एग्जिस्टेंस में आया तो यूएसए इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं था। तो शुरुआत से ही यह एक कमी थी लीग ऑफ नेशन। यूएसए का एब्सेंस लीग ऑफ नेशन की एक बड़ी कमजोरी थी, बड़ी वीकनेस थी। दूसरा जो कारण था, लैक ऑफ रेस्पेक्ट एंड अनस्टेबल मेंबरशिप। जो सदस्य थे लीग ऑफ नेशन के, जो सदस्य थे, वो इस संगठन को वो रेस्पेक्ट नहीं दिया करते थे जो ये संगठन डिमांड करता। वो रेस्पेक्ट नहीं दिया करते थे, और यह बात इससे स्पष्ट जाहिर होती है मेंबरशिप की अगर हम बात करें। देखिए, जर्मनी जो है, जर्मनी ने 1926 में लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया और 1933 में उसे छोड़ दिया। 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी पावर में आती है, ठीक है, हिटलर पावर में आती है, और हिटलर के पावर में आने के बाद जर्मनी लीग ऑफ नेशन से वॉकआउट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसी तरह आप देखिए यूएसएसआर, वो भी एक पावरफुल कंट्री थी। यूएसएसआर लीग ऑफ नेशन को 1933 में ज्वाइन करती है, और यूएसएसआर फिनलैंड में अटैक करती है 1939 में, और उस अटैक के कारण लीग ऑफ नेशन यूएसएसआर को एक्सपेल कर देता है। और ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि यूएसएसआर एकमात्र कंट्री था लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत जिसे एक्सपेल किया गया हो, बाहर निकाला गया हो। यूएसएसआर खुद बाहर नहीं निकलती, उसे 1939 में एक्सपेल कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि जापान और इटली जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ जापान और इटली ये फाउंडिंग मेंबर्स थे लीग ऑफ नेशंस के। जापान 1933 में बाहर चला जाता है, अपने आप को एग्जिट कर लेता है, क्योंकि 1933 में जापान जो है वो चाइना का एक हिस्सा है मंचूरिया, उस पे अटैक करता है। लीग ऑफ नेशन जापान के इस एक्टिविटी को क्रिटिसाइज करती है, और इस क्रिटिसिज्म के कारण जापान जो है 1933 में लीग ऑफ नेशन छोड़ देता है। उसी तरह इटली 1936 में, इटली जो है इथोपिया पे इन्वेड करता है 1936 में। लीग ऑफ नेशन क्रिटिसाइज करती है इटली के इस एक्टिविटी को, और उस वक्त इटली में मुसोलिनी का राज था, मुसोलिनी पावर में थे, और 1936 में इटली भी बाहर निकल जाता है लीग ऑफ नेशन से। तो आप देखिएगा कि मेंबरशिप कितना अनस्टेबल है। कोई भी कंट्री लीग ऑफ नेशन को सीरियसली नहीं ले रहा, हर कोई अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। लीग ऑफ नेशन अगर कुछ बात कहती है, क्रिटिसाइज करती है, तो वो लीग ऑफ नेशन छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ब्रिटेन और फ्रांस क्या कर रहे थे, जो कि पावरफुल कंट्री थे उस वक्त, सुपर पावर थे।
वो क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं पनिश करते इन इन कंट्रीज़ को जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रही हैं, जो दूसरे कंट्री पर इन्वेड कर रही, जैसे जर्मनी, यूएसएसआर, जापान, इटली, ये सभी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक साम्राज्यवादी नीति ये अपना रहे थे, अधिग्रहण कर रहे थे, दूसरे कंट्रीज के टेरिटरी का अधिग्रहण कर रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे अपने टेरिटरी का। तो इन्हें रोका क्यों नहीं गया, ब्रिटेन और फ्रांस ने इन्हें रोका क्यों नहीं? तो देखिए, कुछ आर्थिक कारण है यहाँ पर हमें समझना होगा कि 1929 में, जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेट डिप्रेशन आता है, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को जो हिला कर रख देता है ग्रेट डिप्रेशन, एक बहुत ही भयानक आर्थिक मंदी आती है। ठीक है, तो ब्रिटेन और फ्रांस भले ही वो पावरफुल कंट्रीज थी, लेकिन वो अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर करना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि पैसे खर्च करके दूसरे कंट्रीज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और जब तक ये दो कंट्रीज एग्री नहीं करेंगी, लीग ऑफ नेशन कोई एक्शन ले ही नहीं सकता। ठीक है, लीग ऑफ नेशन किस तरह के एक्शंस लेता? बस वर्बल एक्शन, नेगोशिएशन का सहारा, लेकिन कोई टफ डिसीजन, कोई टफ एक्शन वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो दो कंट्री है, जो मिलिट्री पावर है, ब्रिटेन और फ्रांस, ये विलिंग ही नहीं थी, क्योंकि ये खर्च ही करना नहीं चाहती थी पैसे, अपने मिलिट्री को ये बाहर भेजना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि आर्थिक मंदी चल रहा था उस वक्त। और इस आर्थिक मंदी की वजह से ये ब्रिटेन और फ्रांस ये नहीं चाहती थी कि एक्स्ट्रा खर्च हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो, वैसा कोई खर्च ना हो जिसका डायरेक्टली उनके ऊपर कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो जापान के साथ जो हो रहा है उसका डायरेक्ट इफेक्ट तो ब्रिटेन को नहीं पड़ रहा था, फ्रांस को नहीं पड़ रहा था। इटली जो कर रहा था उसका डायरेक्ट इफेक्ट ब्रिटेन और फ्रांस को नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे। और इस वजह से क्या हुआ कि ये जो कंट्रीज़ है ये अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते रहे, और ये एक बड़ा वीकनेस था लीग ऑफ नेशंस का। और इसी वीकनेस की वजह से फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 होता है। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट नहीं कर सकता। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है 1939 में, जो 1945 तक चलेगा। और जैसा कि हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 ने पूरी वैश्विक व्यवस्था को बदल कर रख दिया, कुछ ऐसा ही होगा वर्ल्ड वॉर 2 के साथ। लगभग 72 मिलियन पीपल, बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन, अपने जान को गंवाएंगे इस युद्ध में, इस वैश्विक युद्ध में। यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। जैसा कि हम जानते, फ्रेंच की कॉलोनीज थी पूरे विश्व में, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, पूरे विश्व में फ्रांस की कॉलोनी थी, स्पेन की कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। और ये जो कॉलोनीज हैं, ठीक है, ये जो कॉलोनियल एम्पायर है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के साथ साथ धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगी। आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के साथ साथ एक वेव आता है डीकोलोनाइजेशन का, कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलने लगता है। और इंडिया को भी इसी वेव में इंडिपेंडेंस मिला, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है इस वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से। और कमज़ोर होने के कारण ये अपने कॉलोनीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती, उतना इनके पास संसाधन नहीं था, इनका संसाधन बचा ही नहीं था कि अपने संसाधन, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके ये अपने जो कॉलोनीज़ हैं एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, इन कॉलोनीज़ को ये कंट्रोल कर सके, इनको एडमिनिस्टर कर सके। तो धीरे धीरे ये कॉलोनियल एम्पायर भी कोलैप्स करने लगता है। वर्ल्ड वॉर 2 का ये एक नतीजा था। नए नेशन स्टेट्स इमर्ज करके बाहर आते हैं, और जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था नए सुपर पावर का राइज। एक वैश्विक पटल पर, इंटरनेशनल स्टेज में एक दो नए सुपर पावर का राइज होता है, यूएसए एंड यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर। ठीक है, तो आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाता है। द वर्ल्ड वॉज वंस अगेन ट्रांसफॉर्म। एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर उभर कर आता है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन कॉपरेशन की एक व्यवस्था थी, कॉपरेशन का ब्रेकडाउन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होता है, एक नई वैश्विक व्यवस्था हमारे सामने है। और इस नई वैश्विक व्यवस्था में, इस नए इंटरनेशनल ऑर्डर में कॉपरेशन को अचीव करने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें ज़रूरत थी। और इस ज़रूरत को पूरा किया जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है,
तो जैसा कि हमने देखा कि फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉपरेशन भंग होता है, ठीक है, कॉपरेशन का ब्रेकडाउन हुआ वर्ल्ड वॉर टू के बिगिनिंग के साथ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुआ, अब वॉर खत्म हो चुका है, अब हमें फिर से ज़रूरत है एक कॉपरेशन की, एक पीस, स्टेबिलिटी की, सामंजस्य की, सहयोग की। और इस कॉपरेशन को अचीव करने के लिए हमें ज़रूरत है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, एक संगठन की, और इस संगठन की ज़रूरत को पूरा करती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 28 अक्टूबर को फाइनली बनकर पूरी तरह से इमर्ज करती है। तो अब हम देखेंगे कि यूएनओ के बनने का इतिहास क्या रहा। हमने जाना कि वर्ल्ड वॉर टू के एंड के साथ साथ वैश्विक व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है, एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर इमर्ज करके सामने आता है, और इस नए इंटरनेशनल ऑर्डर को स्यूट करता हुआ, ठीक है, इसके लिए सूटेबल एक नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें ज़रूरत पड़ती है, और जिसे पूरा करता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इतिहास है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बनने का एक इतिहास है, इवेंट्स की एक श्रृंखला है, ठीक है, घटनाओं की एक श्रृंखला है, जिसके तहत धीरे धीरे इवेंट बाय इवेंट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का विकास होता है। तो इस इवेंट्स, घटनाओं के इस श्रृंखला की शुरुआत होती है लंदन डिक्लेरेशन के साथ जून 1941 में, ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस भी इसे कहते हैं। वर्ल्ड वॉर टू पूरे अपने वर्ल्ड वॉर टू हो रहा है यूरोप में, वर्ल्ड वॉर टू हो रहा है, डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं यूरोप में, और 1941 में लंदन के भीतर यूरोप के 9 एग्जाइल गवर्नमेंट्स शरण लिए हुए थे। दैट मीन्स 9 कंट्रीज के गवर्नमेंट जो है यूरोप लंदन के भीतर शरण लिए हुए थे, क्योंकि पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है। हिटलर जो है अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है, कंट्रीज के टेरिटरी को वो एक्वायर करता जा रहा है। तो लंदन में ये 9 गवर्नमेंट्स हैं, एग्जाइल गवर्नमेंट, और ये सब मिलकर एक डिक्लेरेशन पास करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हो जाएगा, ये जो एक्सपेंशनिस्ट पावर है, जर्मनी, इटली और जापान, जब इन एक्सपेंशनिस्ट पावर को, जिसे हम एक्सेस पावर कहते हैं, जब ये एक्सेस पावर को हरा दिया जाएगा, तो जो नई वैश्विक व्यवस्था उभर कर आएगी, वहाँ पर हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना है वर्ल्ड पीस के लिए। तो लंदन डिक्लेरेशन में ये बात कही जाती है। लंदन डिक्लेरेशन को डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस भी कहा जाता है। तो ये पहला संकेत है जो हमें बताता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने वाला है, एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का विकास होने वाला है। दूसरा जो इवेंट है अटलांटिक चार्टर, उसी वर्ष 1941 में ही अगस्त में अटलांटिक चार्टर, ये कोई ट्रीटी नहीं थी या कोई रेजोल्यूशन नहीं था, फॉर्मल कोई रेजोल्यूशन नहीं था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ओके, अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ये दोनों महान शक्तियां जो मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन पास करती हैं, एक जॉइंट डिक्लेरेशन। और उस डिक्लेरेशन में लिखा होता है कि एक्सेस पावर जो है, दैट मीन्स कि जर्मनी, इटली और जापान, एक्सेस पावर को हमें हराना है, उन्हें हमें खत्म करना है, और खत्म करने के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था, एक इंटरनेशनल सिस्टम हमें इवॉल्व करना है, जिसकी पहचान हो पीस और स्टेबिलिटी से। एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना है। तो ये बात रखते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल अटलांटिक चार्टर के माध्यम से। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अटलांटिक चार्टर ये कोई ट्रीटी नहीं थी या कोई एक फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं था, ठीक है, बस एक स्टेटमेंट था जो इन दो लीडर्स के द्वारा पास किया गया था। अटलांटिक ओशन के बीच से, अटलांटिक ओशन आप जानते हो, वहाँ पर एक शिप के माध्यम से ये गए, और उस शिप में इनके बीच कुछ मीटिंग्स हुआ, और उस मीटिंग का जो नतीजा निकल कर आया उसे ही हम अटलांटिक चार्टर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 1942
डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, यूनाइटेड नेशंस, ये जो फ्रेज है, या आप यूं कहें ये जो शब्द है यूनाइटेड नेशंस, इस शब्द की उत्पत्ति होती है इस डिक्लेरेशन के साथ। द वर्ड यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड इन दिस डिक्लेरेशन। ये एक उद्घोषणा है, एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम रखा गया डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस अभी बना नहीं है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस अभी बना नहीं है। 1942 में क्या हुआ, अमेरिका के लीडरशिप में, देखिए अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो 1941 तक वो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अमेरिका ने 1941 तक वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो बाहर था, वर्ल्ड वॉर 2 से वो बाहर था। लेकिन 1941 में, दिसंबर 1941 में जब जापान जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक करता है, उसके रिएक्शन में अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करता है। अमेरिका जो है पर्ल हार्बर पे अटैक होने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करता है 1942 में। तो अमेरिका की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 2 में 1942 के बाद। 1942 में अमेरिका की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। और अमेरिका की एंट्री होने के बाद एक अलायंस बनता है, एक ग्रैंड अलायंस बनता है 26 कंट्रीज का, 26 राष्ट्रों का एक समूह बनता है, एक गठजोड़, एक महागठबंधन जिसे आप कह सकते हैं। 26 कंट्रीज का एक ग्रैंड अलायंस बनता है और इस ग्रैंड अलायंस को नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस का। 26 कंट्री के इस ग्रैंड अलायंस को नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस का। ये जो अलायंस बनता है ये अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री के बाद बनता है, ठीक है। और इसी अलायंस को नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस का, और यहीं से ये शब्द जो है यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति होती है। और ये जो ग्रैंड अलायंस है 26 कंट्रीज के बीच, ये डिसाइड करते हैं, ये रिजॉल्व करते हैं कि एक्सेस पावर को अब हमें ख़त्म करना है, किसी भी हाल में एक्सेस पावर को हमें ख़त्म करना है। और इस डिक्लेरेशन को, जैसा कि आप पिक्चर पे देख रहे हो, 26 कंट्रीज़ जिसमें यूएसए सबसे टॉप में है, मिलकर साइन करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि ये अपना पूरा सहयोग देंगे, ये मिलकर लड़ेंगे इस एक्सेस पावर को, जर्मनी, इटली और जापान के इस एक्सेस पावर को मिलकर लड़ेंगे। और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा वैश्विक शांति के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, ठीक है। तो ये था डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि यूनाइटेड नेशंस जो है इस ग्रैंड अलायंस का नाम था, 26 कंट्रीज के इस ग्रैंड अलायंस का नाम था, ठीक है। अभी जो यूनाइटेड नेशंस शब्द यूज़ हुआ है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं था, बल्कि ये जो ग्रैंड अलायंस बनता है 26 कंट्रीज का एक्सेस पावर के अगेंस्ट, उसका नाम था यूएसए के लीडरशिप में, ठीक है। 1943 के आते आते यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आती है। 1943 अक्टूबर में मॉस्को कॉन्फ्रेंस होता है, जहां पर यूएसए, यूएसएसआर और यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिलते हैं और वो इस बात पर मंथन करते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसका बेसिस क्या होगा, प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे, इस बात पर डिस्कशन होता है मॉस्को कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद उसी वर्ष दिसंबर 1943 में तेहरान कॉन्फ्रेंस होता है, जहां पर रूजवेल्ट, यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, स्टालिन, ठीक है, रशिया, यूएसएसआर और चर्चिल, ये मिलते हैं और ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब जो है वर्ल्ड वॉर 2 का फाइनल स्टेज आ चुका है, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं एक्सेस पावर को ख़त्म करने के लिए। ये मिलकर डिसाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं कि अब जो है, अब वर्ल्ड वॉर 2 को एंड करना है हमें, अब इस एक्सेस पावर को डिफीट करना है और फिर से इस विश्व को शांति की तरफ ले जाना है एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से, ठीक है। और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की प्रक्रिया में, जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होता है वो 1944 में डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। डम्बर्टन ओक्स एक जगह है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में, ठीक है। ये सबसे पहला जो सीरियस स्टेप जो है यूनाइटेड नेशंस को बनाने का, जो सबसे सीरियस स्टेप है वो लिया जाता है 1944 में डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। प्रिंसिपल
ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन टू बी मेड वॉज लेड डाउन। और इस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातों को तय कर दिया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होंगी। किन सिद्धांतों के बेसिस पे, आधार पे इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा, और एक प्रपोजल तैयार किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का एक प्रपोजल तैयार किया जाता है, एक ढांचा तैयार किया जाता है, और उस प्रपोजल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे मेंबर कंट्रीज़ के बीच। जो 26 कंट्रीज़ की हमने बात की थी, जो मिलकर एक्सेस पावर से लड़ रहे थे, उन कंट्रीज़ के बीच इस प्रपोजल को, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रपोजल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उन्हें समय दिया जाता है कि वो इस प्रपोजल को पढ़ें, अपनी प्रक्रिया दें, कमेंट करें, ठीक है, कि इसमें क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर बनने की जो प्रक्रिया है डुम्बरटन ओक्स कॉन्फ्रेंस के साथ शुरू हो जाती है, ठीक है। कंट्रीज़ के बीच इस प्रपोजल को बांटा जाता है, कंट्रीज़ इस प्रपोजल को पढ़ते हैं, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कमेंट आता है कि क्या इसमें बदलाव होना चाहिए, क्या फेरबदल होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1945 फरवरी में एक और कॉन्फ्रेंस होता है, याल्टा कॉन्फ्रेंस। तो डम्बरटन ओक कॉन्फ्रेंस में जितनी भी स्ट्रक्चरल बातें थी कि यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके ऑर्गन्स क्या क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या क्या होंगी, किन प्रिंसिपल्स पर ये काम करेगा, इन सारी बातों को तय कर दिया जाता है डुम्बरटन ओक्स कॉन्फ्रेंस में। लेकिन एक बात जो है जिस पर सहमति नहीं बन पाती है वो है वोटिंग प्रोसीजर। सिक्योरिटी काउंसिल का वोटिंग प्रोसीजर क्या होगा, इस बात पर सहमति नहीं बन पाती है। और इसी बात पर सहमति बनाने के लिए, वोटिंग प्रोसीजर पर सहमति बनाने के लिए एक और कॉन्फ्रेंस होता है 1945 में, याल्टा कॉन्फ्रेंस। और याल्टा कॉन्फ्रेंस में फाइनली वोटिंग प्रोसीजर पर सहमति बन जाती है। और जैसे ही वोटिंग प्रोसीजर, सिक्योरिटी काउंसिल के वोटिंग प्रोसीजर पर सहमति, आम सहमति, कंसेंसस बन जाता है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और फाइनली 1945, जुलाई 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होता है, और जिस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर वोटिंग होती है, और इस यूनाइटेड नेशंस को फाइनली बनाकर तैयार कर लिया जाता है। तो 1945 में जो फाइनल जो कॉन्फ्रेंस होगा, जिसका नतीजा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। 50 कंट्रीज़ को इनवाइट किया जाता है, 50 कंट्रीज़ इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड होते हैं, उसमें इंडिया भी शामिल था। ये फाउंडिंग मेंबर्स होंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन इन 50 कंट्रीज़ में सिर्फ 49 कंट्रीज़ ही अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती। आई मीन टू से कि आउट ऑफ दिस 50 कंट्रीज़, ये 50 कंट्रीज़ में 49 कंट्रीज़ अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। सिर्फ एक कंट्री जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज पाता, वो है पोलैंड। पोलैंड अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज पाता। पोलैंड को इनविटेशन दिया गया कि वो आए और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे, लेकिन पोलैंड अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज पाता। क्यों? क्योंकि पोलैंड में उस वक्त कोई सरकार नहीं थी। दैट मीन्स इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन का नतीजा आ गया था, लेकिन सरकार बनकर तैयार नहीं हुई थी, कोई टेंटेटिव गवर्नमेंट भी नहीं था। तो जब कोई गवर्नमेंट ही नहीं है पोलैंड में, उस वक्त इलेक्शंस हुए हैं लेकिन गवर्नमेंट अभी तक बना नहीं है, तो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कौन करेगा? इसीलिए पोलैंड की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता, क्योंकि पोलैंड में उस वक्त कोई सरकार, कार्यकार मतलब वर्किंग गवर्नमेंट उस वक्त कोई नहीं थी पोलैंड में, तो इसीलिए पोलैंड रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज पाता। तो फाइनली सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यूएन चार्टर को प्रेजेंट किया जाता है। 49 कंट्रीज इस चार्टर को साइन करते हैं, पोलैंड के लिए जगह छोड़ दिया जाता है। बाद में जब पोलैंड में सरकार बन जाती है, वहाँ पर एक रिकॉग्नाइजेबल गवर्नमेंट आता है, तो पोलैंड जो है वो बाद में साइन करता है। और फिर ये 50 कंट्रीज़ के सिग्नेचर के बाद, रेटिफिकेशन के बाद, फाइनली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये थी पूरी कहानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, और ये थी पृष्ठभूमि कि क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें बनाना पड़ा। कॉपरेशन, सहयोग, ये एक मेन कारण है। जब सहयोग होगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो वॉर, युद्ध की संभावना नहीं होगी। तो यूनाइटेड नेशंस को इस मद्देनज़र, इस ऑब्जेक्टिव के तहत बनाया गया, और ये था उसका पूरा इतिहास। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बनने के इतिहास को हमने समझा इस वीडियो में।
अपने नेक्स्ट वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर को जानेंगे। हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं